अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिक मेन पॉइंट है वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन ने जो मोशन के लॉज हमें सबसे पहले बताए थे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी कंटिन्यू रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में अगर वो मूव कर रही है। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट फोर्स, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो बॉडी हमेशा क्या करती है, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। यही चीज़ हमने कल भी पढ़ी थी, तो जिसे हमने क्या कहा था, इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो बेसिकली क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया ही था। ठीक हो गया। तो अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आप कह सकते हैं। और साथ आप ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की या लॉ ऑफ इनर्शिया की या इनर्शिया की डेफिनेशन साथ लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात अब आपने भूलनी नहीं है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम है। इसकी एग्जांपल अगर देखूँ बताऊँ मैं आपको, तो इसके एग्जांपल में आप कहोगे अ बुक ऑन द टेबल ऑलवेज रिमेन्स ऑन द टेबल अनलेस व्हेन वी मूव इट। ठीक है, जब तक हम उसे मूव नहीं करवाते तब तक अगर कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है तो वो उसी टेबल पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आगे आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का दूसरा लॉ। तो ये है क्या, ये है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो उस जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब जब फोर्स एक्ट करेगी तो वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाओगे कोई बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करती। तो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स को कम करोगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा कम। ठीक है, और अगर बॉडी का मैस कम है तो उसका एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा। मतलब अगर तो आप किसी गाड़ी को पुश कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसका मैस ज़्यादा होगा, और वो फिर भी बहुत कम स्पीड से मूव करेगी। लेकिन अगर तो आप किसी खिलौने वाली गाड़ी को मूव करवा रहे हो तो उसका मैस बहुत ही कम होगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगी, मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो अगर मैस कम हो तो किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, और अगर मैस ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो होता है बहुत कम। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे कंबाइन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। ऊपर एफ आ गया, नीचे आ गया एम, एफ मान से मल्टीप्लाई होकर एफ ही हो गया। जब हमने ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म किया तो हमारे पास आ गया के इक्वल, और साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे के की जगह हम 1 पुट कर दें तो 1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैथ यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, ये देखें ये मैथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर ए के साथ यहाँ के हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है बेसिकली हमारे पास फोर्स का फार्मूला। ठीक है, और साथ ही ये डेरिवेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब फोर्स का फार्मूला तो आ गया, जारी बात है, एक फार्मूला आ गया तो इसका मतलब उसका यूनिट भी होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है, यहाँ पे फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट भी शुरू हो गया, डिफाइन न्यूटन। कहते हैं यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक हो गया, यूनिट है। अब इसकी डेफिनेशन, न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करती है कितने, ऐसी बॉडी में जिसका मास 1 किलोग्राम हो। ठीक हो गया। तो ऐसी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है उसमें अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, जिस तरह ये हो गया 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे हम कह देंगे 1 न्यूटन फोर्स। क्लियर हो गया। तो ये 1 न्यूटन फोर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आ गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप बॉल किसी दीवार की तरफ फेंकते हो तो बॉल क्या करता है,
दीवार से टकराने के बाद उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है। आपने बॉल को फेंका, वो था एक्शन, और जब बॉल दीवार से टकराया और उसके बाद क्या आ गया, वापस आ गया, तो वो क्या था, उसका रिएक्शन। अब देखें, जितनी फोर्स से अब बॉल को दीवार के साथ मारोगे उतनी ही फोर्स से वो बॉल वापस आएगा। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में बराबर हो गए, और डायरेक्शन में क्या हो गया, अपोजिट। मतलब आपने जब बॉल फेंका तो वो आपका एक्शन, और बॉल जब टकरा के वापस आया तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया रिएक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बताया, व्हेन वी थ्रो द बॉल आफ्टर हिटिंग द बॉल इट कम्स बैक। जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो दीवार से टकराने के बाद क्या होता है, वो वापस आ जाता है। उसके बाद मोशन ऑफ रॉकेट बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट की मोशन भी बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड है, कि जब गैसेस किसी रॉकेट के चैम्बर से बाहर निकलती हैं तभी वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लियर हो गया। अगर तो मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे रॉकेट के ये देखें, जब इस रॉकेट के नीचे चेम्बर से गैसेस बर्न करके निकलेंगी तो उसका रिएक्शन एक्शन होगा नीचे की तरफ। उसके रिएक्शन में रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर देगा। तो ये बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह ये है, बैलून है, ठीक है, ये देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया बुक में भी। बैलून से गैसेस, अगर बैलून आपने हवा भरी है और उसके बाद उसे छोड़ दिया तो उस जहाँ से आपने हवा भरी है उधर से गैसेस जो भी बैलून के अंदर गई हैं वो बाहर आएंगी, जिसके नतीजे में बैलून ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक एग्जाम्पल है, और बहुत वैलिड एग्जाम्पल है, आप ये भी कोट कर सकते हो। चलें जी, अब हम करने लगे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। मैस और वेट दो अलग-अलग क्वांटिटीज हैं। मैस किसे कहते हैं, कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर अ बॉडी पोजेस इज कॉल्ड मैस। ठीक हो गया। क्वांटिटी मैटर की पोजेस बाय अ बॉडी, जो एक बॉडी के अंदर मौजूद होती है उसे हम क्या कह देते हैं, मैस। ठीक हो गया। और यहाँ पे है द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। वो फोर्स जिसके ज़रिए अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है उसे हम क्या कह देते हैं, उस बॉडी का वेट। ठीक हो गया। एक बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसको मैं कह देंगे मैस, और एक बॉडी का वेट क्या है, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ करती है अट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक वैल्यू है सिर्फ। और ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि वेट एक फोर्स है, और फोर्स बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। अभी देखें डब्ल्यू को बोल्ड करके लिख दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एम क्या है, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केलर। इट डज नॉट चेंज विद प्लेस। मैस उतना ही रहता है। ठीक हो गया, लेकिन इट चेंजेस विद प्लेस, क्योंकि ये जगह जगह के साथ चेंज होता रहता है। क्योंकि फोर्स है ना, जब हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे तो ये फोर्स कम होती जाएगी, ज़मीन के पास होंगे तो ये फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ भी एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी जिसे हम कह देंगे मैस। और वेट का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया न्यूटन। वही देखें, एक फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट बेसिकली न्यूटन होता है, तो वेट का भी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे आज हमारे। ठीक है, ये डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट। तो आपने ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, इनको लिख के मुझे सेंड कर देना, और इन्हें याद भी करना है अच्छे तरीके से। और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़।